नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की गणित की तैयारी के क्रम में आज हम मॉडल पेपर नंबर 21 लेकर आए हैं। इससे पहले हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के गणित का फुल कोर्स और 20 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए ताकि आपकी गणित की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए और एक भी ऐसा टॉपिक ना छूटे जो आपको आता ना हो। दोस्तों, जितना भी कोर्स हमने पढ़ाया है उसी पर आधारित यहाँ पर हम मॉडल पेपर आपको उपलब्ध कराते हैं और ये मॉडल पेपर बिल्कुल उसी तर्ज पर होते हैं जैसे पीएनपी आपसे डीएलएड की परीक्षाओं में पूछती है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1, 2/5, 4/7, 5/9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको बतानी है। आपके पास ऑप्शन है 2/5, 4/7 या फिर 5/9, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन सही है आप हमें नीचे कमेंट में तुरंत बता दें कि इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब भी हमें कुछ परिमेय संख्याओं में ये पता लगाना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो वहाँ पर हमें क्या करना होगा, इन सभी परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करना होगा। और आप समझ सकते हैं कि अगर हमें हर बराबर करना है तो हमें कैसे बराबर करना होगा, इन सभी का लासा ले लीजिए, हर बराबर हो जाएगा। 5, 7, 9 का जब हम लासा लेंगे तो आएगा 5 7 35 और 35 गुणे 9 जब हम करेंगे तो आएगा 315। तो ये चीज़ समझ गए। तो सबसे पहले हम सबके हर में 315 रख देते हैं। ये हमने सबके हर में 315 रख दिया। अब यहाँ पर 2/5 वाली संख्या में ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा 9 7 63 और गुणे 2। 9 7 63 गुणे 2 हो जाएगा ये 126। अब 4/7 में हम 4 की जगह क्या रखेंगे ये आप समझ लीजिए। 9 गुणे 5 होता है 45 और 45 गुणे होता है 45 गुणे 4 होता है 180। ठीक है, 180 हो गया। अब यहाँ पर 5/9 में क्या रखेंगे 5 की जगह, तो आप समझ सकते हैं कि 7 बचे होगा 35 और 35 का जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा करीबन 35 गुणे 5 आप कर लीजिए तो 5 बचे 25, 5 3 15 और 2 17 यानी 175। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर हमने सबके हर बराबर कर दिए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी, किसका अंश सबसे बड़ा है। तो अंश सबसे बड़ा है 4/7 वाली संख्या का, यानी 180/315। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 4/7। आसान। अगर आपको कोई समस्या हो तो बता दीजिए। जब भी परिमेय संख्याओं में तुलना करनी होती कि कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी, तो सभी संख्याओं के हर बराबर कर लीजिए। उसके बाद अंश में देख लीजिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, वही सबसे बड़ी होती है। आगे देखते हैं 4 गुणे 5 स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन आपके सामने 100, 80, 200, 180 हैं। सॉल्व करते हैं 4 गुणे 25, क्योंकि 5 स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। 5 गुणे 16, 25 चौको होता है 100, 15 16 पंचे होता है 80। तो इसका जो उत्तर आएगा 180, ऑप्शन नंबर डी यानी 180। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। आगे देखते हैं 3 बोरों में क्रमशः 40 केजी, 60 केजी और 80 केजी गेहूं है। यदि तीनों बोरों में बराबर बराबर गेहूं रखा जाए तो प्रत्येक बोरों में कितना गेहूं आएगा। ये एक तरीके से समांतर माध्य का क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं और बोल रहे हैं कि तीनों बोरों में हमें बराबर बराबर रखना है। तो बराबर बराबर कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ देंगे, टोटल संख्या हमें मिल जाएगी। फिर टोटल संख्या को 3 से डिवाइड कर, 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 40 प्लस 60 प्लस 80, इसको हम जोड़ लेते हैं और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आएगा 180/3। ठीक है,
180/3 आएगा, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60। तो यानी तीनों बोरों में हम 60-60 kg रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 36-54 समानुपात x अनुपात 60। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है x का। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? जब भी समानुपात का क्वेश्चन आएगा और संख्याएं समानुपात में लिखी होंगी तो हमें क्या करना होता है, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। कैसे करेंगे देख सकते हैं, 54 का गुणा करेंगे x में, बराबर लिखेंगे और 36 गुणे लिखेंगे 60। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 36 गुणे 60/54। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कट जाएगा आपका 6 9 54 और 6 दहम 60, और ये 9 से कट जाए, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो 4 गुणे 10 बचेगा, हो जाएगा 40। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा 40। आसान था। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर फटाफट नीचे कमेंट में बताइए कि 200 रुपये के 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों अगर ये आपको पूरा पेपर चाहिए, सॉल्व किया हुआ पेपर चाहिए, तो नीचे कमेंट में उत्तर दीजिए इस प्रश्न का, और डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 200 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है PRT/100, यानी P होता है प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन, R होता है दर और T होती है टाइम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 200 गुणे 5 गुणे 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष है, बटे 100। तो ये 2 जीरो कट गए, बचेगा 2 पंचे 10 दूना 20, यानी जो साधारण ब्याज आया आपका 20 रुपये आया। ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट में बताइए कि कैसे आपने निकाल दिया। इसका सीधा फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे ब्याज बटे 100। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या 6, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी। यानी आपको थोड़ा यहाँ पर ये प्रयास करना है कि आपको प्रश्न के अंदर ही कुछ समझ में आ जाए कि ये कौन से समानुपात का क्वेश्चन है, अनुलोम समानुपात का है कि ये प्रतिलोम समानुपात का है। दोनों चीज में आपको क्लियर पता होना चाहिए। अनुलोम में क्या होता है, अनुलोम में वैसे प्रश्न आते हैं कि अगर मान लीजिए 5 जो पेन हैं वो 10 रुपए के हैं, तो 10 पेन कितने के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 20 रुपए के। यहाँ पर जब सामग्री की संख्या बढ़ रही है तो यहाँ पर मूल्य भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, 5 पेन 10 रुपए के मिल लेते, अगर आपने सामग्री बढ़ा दी, 5 को 10 कर दिया, तो आपका मूल्य भी बढ़ गया। ये होता है अनुलोम समानुपात का प्रश्न। और अगर हम बात करें कि प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न कैसे होते हैं, तो प्रतिलोम समानुपात का प्रश्न ऐसे होते हैं कि जैसे कोई काम है 5 मजदूर मिलकर उसको 10 दिन में करते हैं, 5 मजदूर मिलकर उसको 10 दिन में करते हैं। अगर हम मजदूरों की संख्या बढ़ा दें, दोगुनी कर दें, तो उसी अनुपात में दिनों की संख्या कम हो जाती। यानी 5 मजदूर 10 दिन में काम कर पा रहे हैं, अगर हमने मजदूरों की संख्या बढ़ा दी, 10 मजदूर कर दिए, तो उनकी संख्या, जो दिनों की संख्या होगी वो घट जाएगी, यानी काम जो है आपका वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो प्रतिलोम समानुपात के होते हैं। और प्रतिलोम समानुपात और अनुलोम समानुपात हमने डीएलएड 3rd सेमेस्टर के फुल कोर्स, जो कि मैंने मैराथन वीडियो बनाया था, उसमें सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिए, ताकि आपको अनुलोम समानुपात और प्रतिलोम समानुपात दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन है कि अगर 300 छात्र हैं तो 15 दिन चल रहा है भोजन, और अगर 200 छात्र चले गए, जब 200 छात्र चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 100 छात्र बचेंगे। तो यहाँ पर ये पता लगाना है कि अगर 100 छात्र बच रहे हैं तो वो जो राशन है वो कितने दिन चलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये क्लियर करने वाली है, हमें ये तो पता है कि अगर छात्र ज़्यादा होंगे तो राशन कम दिन चलेगा, अगर छात्र कम होंगे तो राशन ज़्यादा दिन चलेगा। यानी ये प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है, क्योंकि छात्र देखिए घट रहे हैं तो दिनों की संख्या क्या हो रही है, वो बढ़ रही है।
जब ऐसी कंडीशन आती, प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन आता है, तो हम पहला तीर नीचे की तरफ लगाते हैं और दूसरा तीर ऊपर की तरफ लगाते हैं। देखिए इसका सीधा लॉजिक बस यही है। ज़्यादा डीपली में घुसेंगे तो ये मान के चलिए आपको समझ में कम आएगा। इसीलिए आप सीधा मोटा मोटा लॉजिक ये पकड़िए कि अगर प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है तो एक तीर नीचे लगा दो, दूसरा तीर ऊपर लगा दो। ये तीर क्यों लगाए जाते हैं? तीर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि हमें समानुपात बनाने में आसानी हो। देखिए ऊपर से नीचे जा रहा है तीर, यानी 300 से 100 की तरफ जा रहा है, तो यहां पर हम समानुपात लिखेंगे तो 300 से 100 की तरफ जाएंगे। यहां पर ये x से 15 की तरफ जा रहा है, तो यहां पर भी हम x से 15 की तरफ जाएंगे। तो ये होता है तीर लगाने का तरीका और उसका क्या मतलब है। अब यहां पर फिर से समानुपात वाला रूल फॉलो कर दीजिए। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 100 गुणे x बराबर 15 गुणे 300। इस 100 को उठा के हमने यहाँ नीचे रख दिया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, तो इधर हो जाएगा डिवाइड में। तो ये काट लेते हैं, 2 0 कट गए, 15 3 45। यानी जो राशन है, अगर छात्र संख्या 100 हो जाएगी तो वो 45 दिन राशन चलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि छात्र घट रहे हैं तो आपके दिन जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, 2x ब्रैकेट में 3x प्लस 5y माइनस 5y ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। सरल करो। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना, इसका मल्टीप्लाई कर देना और जो भी कटने पिटने लायक है उसको काट दीजिए और आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। कैसे करेंगे? 2x का जब हम 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x स्क्वायर। इसी 2x का जब हम 5y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10xy आ जाएगा। अब ये माइनस 5y है और ये 2x है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 दूना 10xy माइनस का। अब इसी माइनस 5y का मल्टीप्लाई माइनस 3y में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 3 15y स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लस का 10xy है, ये माइनस का 10xy है, कट जाएगा, बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। x प्लस 1/x बराबर 10/3। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, ये आपकी परीक्षा में जरूर आना है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आपको मान बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका हम स्क्वायर जब करेंगे तो देख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 10/3 का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं। एक तरीके से ये फॉर्मूला बनना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा, तो यहाँ पर हम वही कर लेते हैं। a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, और प्लस 2ab करते ना, तो इसको हमने a माना, इसको b माना, तो 2ab। ठीक है, क्लियर है। 10/3, 10 का पावर 2 होती है 100, 3 की पावर 2 होती है 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा, x कट जाएगा, बचेगा 2, और इस 2 को हम लोग बराबर के उस तरफ ले जाएंगे। इधर ये मल्टीप्लाई, सॉरी ये प्लस में है, इधर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 100/9 माइनस 2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आएगा 100 माइनस 18/9। कैसे आया? यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, तो 9 और 1 का जब हम लासा लेंगे तो आएगा 9। तो 9 एकम 9, तो 1 आया, 1 गुणे 100 तो 100 आ गया। अब 1 9 या 9 और 9 दूना होता है 18, तो ये 18 यहाँ पर लिख दिया गया। 100 माइनस 18 होता है 82/9। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल उत्तर आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 82/9। कभी भी आपको अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये आपका बहुविकल्पी में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और उसमें से 2 को घटा देना है, आपका इसका उत्तर आ जाएगा। याद रहेगा? तो ये चीज़ आप जरूर याद कर लीजिए। इसका स्क्वायर कर दीजिए और इस पे 2 घटा दीजिए, जो भी उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। x स्क्वायर प्लस ab प्लस bx प्लस ax का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए एक तरीके से हमें ऐसे खंड चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन में हो। मल्टीप्लिकेशन में लेने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे x स्क्वायर है यानी x है तो x के जान पहचान का कोई है, ये है, यहाँ पर x है तो इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। और यहाँ ab में a है, ax में a है यानी ये a की जान पहचान का, तो इसको एक तरफ रख देते हैं। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन मिल जाएगा x, इससे कॉमन लिया तो बचेगा x, bx से कॉमन लेंगे तो बचेगा b। यहाँ पर ab प्लस ax में a कॉमन हो रहा है, ab में जब हम a कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा b,
ax में जब हम a कॉमन लेंगे तो बचेगा x। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में x प्लस बी कॉमन मिल रहे हैं, तो इन दोनों से x प्लस बी को हम कॉमन उठा लेते हैं, ये उठा लिया और बचा x और a, तो ये एक ब्रैकेट में x प्लस a लिख दिया। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से इस प्रश्न को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, एंगल OBC बराबर 30 है, एंगल BCO 38 है, एंगल BAC यहां पर पूछा जा रहा है कि क्या होगा। डायग्राम आपके सामने है, यहां पर आप देख सकते हैं कि एंगल OBC ये वाला एंगल 30 दे रहे हैं, OCB दे रहे हैं 38 और पूछ रहे हैं BAC बताओ। अब BAC का इन दोनों से क्या कनेक्शन है जो हम यहां बता सकते हैं, बिल्कुल कनेक्शन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो A है ये OB का आधा है, याद रहेगा, ये तो आपको नियम पता ही होगा कि जो परिधि पर कोण बनता है वो सेंटर पर बने कोण का आधा होता है, या हम कह सकते हैं सेंटर पर बना कोण दोगुना होता है, बात दोनों एक ही है। अब यहाँ पर हमें ये पता लगाना है और ये भी पता नहीं है, तो हम यहाँ पर ये वाला एंगल पता कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए त्रिभुज OBC में OBC प्लस BCO प्लस COB बराबर 180 कर सकते हैं, तो हमें BOC की वैल्यू मिल जाएगी। OBC 30 है, BCO 38 है, COB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो COB की वैल्यू इन दोनों को जोड़ देते हैं 68 और बराबर के उस तरह चला जाएगा 180 माइनस 68, तो COB की जो वैल्यू निकल के आ गई 112। ये चीज क्लियर है, 112 यहाँ पर COB की वैल्यू निकल के आ गई, यानी ये जो है इसकी वैल्यू निकल के आ गई 112। तो आप जानते हैं ये इसका आधा होगा, तो इसको आधा कर देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, तो यहाँ पर जो BAC की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 56 डिग्री। आसानी से आप निकाल सकते हैं इस प्रश्न को, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है, साइना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के चारों ओर 3 चक्कर लगाती, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है चारों ओर से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि यहाँ पर क्या करना है। देखिए ये है आपका वर्गाकार पार्क, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इसके चारों ओर चक्कर लगा रही, चारों ओर का मतलब केवल इस पर चक्कर लगा रही, ठीक है, ये चीज समझ गए। चारों ओर चक्कर लगा रहे, इसका मतलब केवल यहां पर परिमाप की बात की जा रही है। अगर क्षेत्रफल की बात करते तो इस पूरे को हम लोग यहां पर लेते, लेकिन यहां पर केवल और केवल परिमाप की बात, यानी चारों ओर की बात की जा रही, इसका मतलब परिमाप की बात की जा रही, तो चारों ओर जो है उसका हम परिमाप निकाल लेंगे। तो पार्क का जो परिमाप होता है, ये चूंकि वर्गाकार है तो वर्गाकार पार्क का परिमाप होगा 4a। अगर ये आयताकार होता तो उसका फार्मूला दूसरा होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, लेकिन यहाँ पर ये वर्गाकार है तो वर्गाकार पार्क का परिमाप होगा 4a। a है आपका 70, a यानी भुजा 70, 70 चौको हो गया 280, तो यहाँ पर पार्क का जो परिमाप है वो 280। अगर साइना एक बार पूरे पार्क का चक्कर लगा लेती है तो 280 मीटर की दूरी तय करेगी, लेकिन यहाँ प्रश्न में बोला जा रहा है कि उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 3 चक्कर लगाए हैं, तो हम एक चक्कर में 280 तय कर रही है, तो 3 चक्कर में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 840। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, एक हॉल में दीवारों की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 16 मीटर है, हाल की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पर चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए 2h l प्लस बी। h की वैल्यू 16 रख दीजिए, l की वैल्यू 20 रख दीजिए, b की वैल्यू आप रख दीजिए 8 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आ जाएगा। 16 दूना होता है 32, 20 8 28 होगा, 32 और 28 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 896 वर्ग मीटर। आसान है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए। उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। यानी ये बताया जा रहा है कि अगर आपने 8,000 रुपये लिए हैं तो उसमें ब्याज जोड़ के आप उसको कितना वापस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, या तो ब्याज निकाल लें
लेकिन जब हमारे पास चक्रवर्ती मिश्र धन का सीधा सीधा फार्मूला है, चक्रवर्ती मिश्र धन में मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, दोनों ऑलरेडी जुड़े होते हैं, तो हम सीधा मिश्र धन का फार्मूला लगाकर उत्तर निकाल लें। क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर मिश्र धन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछ रहे हैं कि ब्याज आप बताओ, यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको कितनी धनराशि वापस करनी पड़ेगी। वापस करने में धनराशि कौन कौन सी वापस करनी पड़ती है, मूलधन भी वापस करना पड़ता है और आपका ब्याज भी उसमें जोड़कर वापस करना पड़ता है, यानी टोटल धनराशि हो जाती है मिश्र धन। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्र धन का सीधा सा फॉर्मूला वही आप यहाँ पर लगा दीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। तो P है 8000, R यानी रेट है 15 और समय है 2 वर्ष। तो यहाँ आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया गया है। 15, 5 3 15 और 5 20, 3/20 यहाँ पर आ जाएगा। 1 + 3/20 होता है 23/20। ये जो 1 + 3/20 जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका 23/20। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो 23/20 गुणे 23/20 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1 0 1 0 ये कट गया, ठीक है। 2 दूना होता है 4, तो ये ऊपर आ जाएगा 20। 20 गुणे 23 गुणे 30, तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया 10,580। यानी जब उसने धनराशि 8,000 वापस ली थी तो उसे 10,580 रुपये वापस करने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से 20 वर्ष बड़ी है, अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो उसका बच्चा है वो 5 वर्ष का है और जो माया है वो कितनी है, 20 वर्ष बड़ी है, यानी वो 25 साल की है। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। बच्चा 5 वर्ष का है, माया 20 वर्ष बड़ी है, तो इसका मतलब माया कितनी है, 25 है। अब यहाँ पर प्रश्न करके देखते हैं। मान लेते हैं x वर्ष के बाद माया की आयु उसके बच्चे की 3 गुनी हो जाएगी। तो अब जब x वर्ष के बाद बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी, x + 5, ठीक है। अभी वो 5 वर्ष का है, x वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी x + 5। x वर्ष बाद माया की कितनी आयु हो जाएगी, अभी माया 25 की है और x वर्ष बाद हो जाएगी x + 25 की। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई अभी आज 10 वर्ष का है तो वो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 10 + 5 कर देते हैं तो 15 हो जाता है। तो हमें प्लस ही तो करना पड़ता है, जितने वर्ष बाद निकालना है उतने ही वर्ष प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न बताया गया है कि बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम वही 3 गुना कर देते हैं। ये लिख दी हमने माया की आयु और ये यहाँ पर लिख दी बच्चे की आयु और ये यहाँ पर 3 गुना कर दिया। सीधा प्रश्न है, इसको सॉल्व कर लीजिए। x + 25 बराबर 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 15। इसको सॉल्व कर लीजिए। 15 इधर उठा के आएंगे, -15 हो जाएगा। 25 - 15 होता है 10। ये वाला x उठा के यहाँ ले आएंगे, 3x - x बराबर होता है 2x। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 बराबर 5। तो x की जो वैल्यू आ गई 5 वर्ष आ गए, यानी 5 वर्ष बाद जो माया है अपने बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं आप। जैसे अभी 5 वर्ष है और माया की आयु है 25 वर्ष। 5 वर्ष आपका आंसर आया, तो यानी 5 वर्ष यानी जो बच्चा होगा 5 वर्ष बाद 10 का हो जाएगा और जो माया होगी 5 वर्ष बाद 25 + 30 की हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो माया है वो 3 गुनी हो चुकी है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, भाग देना है। यहाँ पर y + 3 से भाग देना है 2y की पावर 4 + 8y³ + 7y² + 4y + 3। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है y + 3। तो हमें यहाँ पर y को देखना है, y, और इसके बाद यहाँ पर जो पहली संख्या है 2y की पावर 4। तो यहाँ पर आप बताइए कि y में हम ऐसा क्या गुणा कर दें कि 2y की पावर 4 आ जाए। तो हम y में अगर हम 2 और y³ अगर ये गुणा कर दे तो हमें 2y की पावर 4 मिल जाएगा। तो इसी हम 2y³ को उठाकर रख देते हैं यहाँ। 2y³ हमें पता चल गया कि अगर हम y को 2y³ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2y की पावर 4। तो हमने यहाँ रख दिया। अब इसी 2y³ से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, तो ये हो जाएगा 2y की पावर 4 और ये 3 है तो 2 3 जा 6, 6y³ हो जाएगा।
अब यहाँ पर नीचे चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह क्यों बदलते हैं आपको कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, कटेगा नहीं, और हमें काटने के लिए चिन्ह अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट कर दिया, कट गया। अब ये हो गया 8y क्यूब, ये हो गया -6y क्यूब, तो 8y क्यूब में 6y क्यूब घटाएंगे तो आएगा 2y क्यूब। बाकी पूरी संख्या हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें देखना है यहाँ पर y है, यहाँ है 2y क्यूब, तो फिर से वही करके देख सकते हैं y में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 2y क्यूब आ जाए। तो y में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2y स्क्वायर का, तब हमें 2y क्यूब आएगा, तो हमने 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। 2y स्क्वायर से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2y क्यूब प्लस 6y स्क्वायर। फिर से वही चिन्ह बदल दीजिए तो ये कट जाएगा, 7y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर बचेगा y स्क्वायर, बाकी का 4y प्लस 3 सेम टू सेम हम ऐसे ही उतार लेते हैं। इसके बाद क्या करना होगा, आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपका y और ये हो गया y स्क्वायर, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y का y से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा y स्क्वायर, इसी y का 3y में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y। तो फिर से चिन्ह बदल देंगे नीचे के, तो ये कट जाएगा, ये 4y है, ये 3y है, 4y माइनस 3y बचेगा y, और ये 3 जो बचा था उसको ऐसे उतार लिया। अब यहाँ भी y प्लस 3, यहाँ भी y प्लस 3, तो 1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y प्लस 3 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। आपका जो शेषफल होगा वो 0 बचेगा, और जो भागफल आएगा वो आपका हो जाएगा 2y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। तो ये चीज़ आप समझ गए कि किस तरह हमने यहाँ पर भाग दिया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16 आज का अंतिम प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 नंबर का हर हाल में पूछा जाना ही जाना है। 50 शिक्षार्थियों का भार किग्रा में दिया गया, भार का समांतर माध्य निकालो। सारणी वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें 2 वैल्यूज दी रखी होती हैं, ये भार और ये बारंबारता। भार को हम x मान लेते हैं, बारंबारता को f मान लेते हैं। तो इसके बाद हमें एक दूसरी सारणी बनानी होती है जिसमें हम भार को लेते हैं, बारंबारता को लेते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके x इंटू एफ लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 40 गुणे 4 किया तो आया 160, इसी तरह 42 गुणे 12 किया तो 504 आया। इसी तरह हमने सबको गुणा कर लिया और गुणा करने के बाद सबको नीचे जोड़ लिया। एफ वाले कॉलम को भी हमने यहाँ पर देखिए नीचे जोड़ लिया। तो यहाँ पर जो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योगफल, तो 21/48/50 हो जाएगा। 21/48/50 ये आपका निकल के आ गया 42.96, यानी जो समांतर माध्य होगा वो निकल के आ गया 42.96। तो उम्मीद करता हूँ ये 16 प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो हम प्रश्न लाए हैं, जो आपके लिए प्रश्न है इसका उत्तर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का क्या मान होगा? 3 की पावर 7, 3 की पावर 3, 3 की पावर -10, 3 की पावर 10। इसमें क्या सही होगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट उत्तर बता दीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको डीएलएड 3rd सेमेस्टर के गणित में कुछ समझ में आ रहा है। जो भी सही उत्तर है नीचे बताइए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सबको मिल जाए। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।